बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइरल मॉडल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी पढ़ लिया है, हमने जो है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे स्पाइरल मॉडल। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स होते हैं ये किसी न किसी बेस पे आपस में एक दूसरे से डिफर कर रहे होते हैं। तो स्पाइरल मॉडल जो है ये भी बाकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स जो हैं उनसे डिफर करता है, और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम जो फैक्टर है जो इसके अंदर पाया जाता है वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट रिस्क होते हैं हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आगे स्लाइड्स में जाके कि इसका टेक्स्ट क्या कहता है। तो स्पाइरल मॉडल क्या है? स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल विच प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द रिस्क हैंडलिंग। तो सॉफ्टवेयर ये जो स्पाइरल मॉडल है ये रिस्क हैंडलिंग के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट बेसिकली द रिस्क हैंडलिंग इज। एक प्रोजेक्ट के अंदर जो रिस्क होता है वो बेसिकली होता क्या है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इट इन इट्स डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इट लुक्स लाइक स्पाइरल विथ मैनी लूप्स। तो अगर आप इसकी यहाँ पे डायग्राम में आगे जाके देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना ये लूप्स पाई जाती हैं। ये आइटरेटिव है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लूप्स होती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द लूप्स, जो इसकी एग्जैक्ट नंबर ऑफ द लूप्स होती हैं, यहाँ पे देखें इसके अंदर काफ़ी सारी लूप्स हैं। यहाँ पे देखें एक लूप नंबर यहाँ पे 1 है, फिर लूप नंबर 2 है और फिर लूप नंबर 3 है। तो 3 लूप्स इसमें अंदर पाई जाती हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स जो है ये डिपेंड करता है कि कितनी होंगी। ये हम डायनामिकली इसको देख रहे होते हैं, ये कोई फिक्स लूप नंबर नहीं होता, ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि हर एक लूप के अंदर ईच लूप ऑफ द स्पाइरल इज कॉल्ड द फेज। हर लूप को हम क्या बोल रहे होते हैं? फेज बोल रहे होते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। और आगे जाके हम लोग ये भी देखेंगे कि हर एक लूप की ये जो फेज है, फेज के अंदर फिर फर्दर हर एक फेज के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे का सारा जो है ना आपको आगे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद क्या होता है कि द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द फेजेस नीड टू डेवलप द प्रोडक्ट कैन बी वेरीड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट रिस्क। तो ये जो नंबर ऑफ लूप्स होती हैं इसके अंदर, यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये नंबर ऑफ लूप्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे 3 लूप्स हैं टोटल। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर पे डिपेंड करता है कि उसने एक प्रोजेक्ट के अंदर टोटल कितना रिस्क था और उसको उसने किस तरीके से मैनेज किया है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर ही नंबर ऑफ फेजेस को डिसाइड कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। इसके बाद क्या है कि स्पाइरल मॉडल as a project manager dynamically determines the number of the phases, so the project manager has an important role to develop the product using the spiral model. Spiral model के थ्रू कोई भी अगर आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें जो आप लोगों के पास जो मैनेजर होता है उसको बहुत बड़ा रिस्क उसका जो है रोल होता है, क्योंकि वही सारे के सारे रिस्क की को एनालाइज कर रहा होता है और उसकी बेस पे वो नंबर ऑफ फेजेस को डिफाइन कर रहा होता है। इसके बाद जो है ना इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। कोई भी आप लोग लूप ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी लूप है या कोई भी फेज है, उसको उसके अंदर 2 फर्दर जो है ना प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो जो है उस लूप के किसी भी पॉइंट पे आप जाएं तो तो उसका जो है ना रेडियस, तो रेडियस बेसिकली आपको बता रहा होता है कि इसके ऊपर टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लग चुकी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप लोग इसके अंदर देखें तो यहाँ पे अगर ये वाला देखें तो इसका रेडियस कम है, मीन्स कि इस फेज का जो है इस टाइम यहाँ पे इस फेज का जो कॉस्ट है यहाँ हमारे पास कम है। इसके बाद अगर आप बाहर वाली लूप को देखें तो इसका रेडियस थोड़ा ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि इस पे जो है ना हमारे पास कॉस्ट यहाँ तक पहुँचते हुए कॉस्ट बढ़ जाएगी। इस तरीके से अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप में, एक ही लूप का भी रेडियस जो है ना हमारे पास चेंज हो रहा होता है। यहाँ पे रेडियस कुछ कम है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, तो इस रेडियस के बढ़ने से हमें पता चलता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पे कॉस्ट बढ़ रही है। और इसके साथ ही साथ क्या है, इसका कुछ एंगुलर डिस्टेंस भी होता है। सपोज यहाँ पे हम खड़े हैं तो कुछ एंगुलर डिस्टेंस भी होता है। तो एंगुलर डिस्टेंस हमें क्या बता रहा होता है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें
द रेडियस ऑफ द स्पाइरल एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द एक्सपेंस दिस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट सो फॉर, ठीक है। एंड द एंगुलर डायमेंशन, जो एंगुलर डायमेंशन होती है वो क्या करती है, रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस मेड सो फॉर इन द करंट फेज। तो जो एंगुलर डिस्टेंस होता है ये बेसिकली प्रोग्रेस बता रहा होता है कि अभी तक हमारा प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो चुका हुआ है और कितना आगे रहता है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को हम थॉरली देखते हैं। इसमें देखें कि कोई भी लूप है, सपोज आपने ये वेरी फर्स्ट लूप देखिए यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ठीक है, ये पहली लूप है। तो पहली लूप में अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर फर्दर जो है ना फोर क्वाड्रेंट है, ठीक है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो क्या होता है, ये पहले मैं ओवरव्यू आपको बता दूं कि पहले जितने भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़े थे वो इसका सब पार्ट होते हैं और वो यहाँ पे पाए जाते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3 में। मींस कि ये जो स्पाइरल मॉडल है एक बड़ा मॉडल है और उसके अंदर ये जो क्वाड्रेंट 4 इसका है, यहाँ पे बाकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स होते हैं उनमें से कोई ना कोई यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें फर्दर 3 चीजें और भी होती हैं, 3 क्वाड्रेंट और भी होते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स मींस कि हमने कौन कौन से अपने गोल्स क्या हैं, हमारे आउटपुट क्या होनी चाहिए या आउटपुट प्रोजेक्ट की फीचर्स क्या होने चाहिए और उनको हासिल करने के लिए हमने कौन कौन से तरीके अपनाने हैं। तो यहाँ पे ये चीज हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और उसकी बेस पे हम डिफरेंट मल्टीपल सोल्यूशन बना लेते हैं, तो हम क्वाड्रेंट 2 में आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हम अपने जो यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 में सोल्यूशन, मल्टीपल सोल्यूशन, अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल चुके थे, उनमें से बेस्ट सोल्यूशन को हम लोग उसको एनालिसिस करके बेस्ट सोल्यूशन निकालते हैं। और फिर क्या होता है कि जो बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास आता है उस सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जितने भी रिस्क पाए जाते हैं उन रिस्क को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास रिस्क हो सकते हैं। तो मेन पार्ट जो स्पाइरल मॉडल का यही है जो बाकी चीजों से ज्यादा डिफर करता है कि इसके अंदर हम जो है सबसे पहले जो सोल्यूशन हमारे पास निकला है, आगे जितनी भी आने वाली फेजेस होंगी, स्पेशली डेवलपमेंट फेजेस के अंदर हर एक स्टेज के ऊपर कौन कौन से हमारे पास रिस्क हो सकते हैं और हम उसको कैसे टैकल करेंगे, उसको कैसे मैनेज करेंगे, जहाँ सारे का सारा ये कुछ किया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट की जाती है। और हम एक प्रॉपर प्रोटोटाइप बना लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला, प्रोटोटाइप का मतलब है कि आगे जितनी भी फेजेस हैं हर एक फेज के ऊपर जो है ना रिस्क हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं और उसको कोई ना कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी माइंड में रखते हैं कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो प्रॉपर यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट करके प्रोटोटाइपिंग की जाती है और उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी जो है ना प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होती है और हर एक फेज के ऊपर जो भी रिस्क आएंगे यहाँ पे वो पहले हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 में, ठीक है। तो 3 के बाद जो हमारे पास जो क्वाड्रेंट 3 है जहाँ पे डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है, तो 3 के बाद हमारा जो फर्स्ट वर्जन ऑफ प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और उसके बाद ये हमारे कस्टमर के पास चला जाता है। कस्टमर इसका रिव्यू करते हैं और अपनी जो है ना रिव्यूज देते हैं, रिव्यू करते हैं और अपनी इस पे कमेंट पास करते हैं। उसकी बेस पे फिर हम क्या करते हैं, दोबारा हम नेक्स्ट फेज की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक फेज एक फेज हम कंप्लीट कर चुके या एक जो है लूप कंप्लीट कर चुके। तो अगर इसके अंदर कोई और एडिशनल कस्टमर जो है कोई रिक्वायरमेंट हमें कहता है या इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स आ चुके हैं, हमारे पास कुछ चीजें रह गई हैं, तो हम दोबारा लूप चलाते हैं और यहाँ पे जो न्यू हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखते हैं। दोबारा हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसकी जो है ना अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। यहाँ पे फिर दोबारा रिस्क कैलकुलेट करते हैं और जो हमारे पास चेंजेस आई थे उनको दोबारा डेवलप करते हैं और फिर रिव्यू के लिए भेज देते हैं कस्टमर के पास। तो इस तरीके से जब तक हमारे पास ये फेजेस कब तक चलती रहेंगी, कब तक ये स्पाइरल चलता रहेगा, जब तक हमारे पास रिस्क खत्म नहीं हो जाता और हमारे पास प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं हो जाता और हमारे पास रिस्क खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि सब कुछ चीजें आपको क्लियर कर रही है। यहाँ
क्लियर डायग्राम है। जो यहाँ पे ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, हमने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कर ली, और ये दूसरा है, इसके अंदर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि रिस्क बेसिकली होता क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर जो हम यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो रिस्क बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो रिस्क में क्या होता है कि सपोज एक्सपीरियंस स्टाफ लीविंग द प्रोजेक्ट एंड न्यू स्टाफ कमिंग इन, तो ये भी एक रिस्क है। आपका क्या रिस्क हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस स्टाफ था आपका छोड़ गया है, और जो है न्यू जो है इनएक्सपीरियंस जो है स्टाफ आपके पास आ रहा है, तो ये भी एक रिस्क है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन हमने रिस्क की है प्रोजेक्ट की, वो इसी क्वाड्रेंट नंबर 2 में कर रहे होंगे। इस तरीके से आपके पास टॉप मैनेजमेंट भी चेंज हो सकती है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। प्रोजेक्ट चल रहा है और कोई ना कोई आपका एम्प्लॉय छोड़ गया, टॉप मैनेजमेंट चेंज हो चुकी हुई है, ठीक है ना, या आपकी मैनेजमेंट के जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं, ये भी बहुत बड़ा रिस्क होता है। और इसके बाद क्या हो सकता है, आपको ये भी हो सकता है कि आपकी जो है मिस इंटरप्रिटेशन हुई है। आप जब रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होंगे, तो रिक्वायरमेंट गैदर करते हुए कुछ आपने जो रिक्वायरमेंट की मिस इंटरप्रिटेशन की है, सही उनको जज नहीं कर पाएगा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, आपने कुछ और रिक्वायरमेंट ले ली हैं, ये भी बहुत बड़ा एक रिस्क हो सकता है। इसके बाद जो है ना, आप अपने टाइम को भी अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं गलती से। सपोज आपने पहले एस्टिमेट लगाया कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो 4 माह में कंप्लीट होगा, तो बाद में पता चला कि ये जो है ना ये तो 4 माह की बजाय 8 माह में कंप्लीट होगा या 6 माह में कंप्लीट होगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो इस तरह के रिस्क जो है ना यहाँ पे हम मैनेज करते हैं इस क्वार्टर नंबर 2 के अंदर। इसके बाद जो है ना हमारे पास ये भी हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ सकती हैं। बाकी इसके अलावा जो है ना हम बिजनेस कंपटीशन में भी आ सकते हैं, हमारे पास कॉम्पिटिटर भी आ सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्स में। तो ये सारे के सारे जो है ना यही रिस्क होता है कि हमारे पास जो है ना कौन कौन सी तब्दीलियां आ सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि हमारे लिए एडवर्स जो है सिचुएशन हो सकती है हमारे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के सारे जो है रिस्क की मैनेजमेंट करते हैं और फिर उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या है कि आगे आने वाली जितनी भी, चाहे वो डेवलपमेंट की फेजेज हैं, चाहे वो प्लानिंग की हैं, तो हर एक स्टेज पे जो भी हमारे पास पॉसिबल रिस्क हो सकता है, हम उसको क्या करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस वजह से हम उसका एक प्रॉपर प्रोटोटाइप बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्रोटोटाइपिंग के बाद हम प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। ये पहले भी हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पढ़ चुके हुए हैं। और के डिजाइनिंग करते हैं हम लोग, कोडिंग करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। और यहाँ पे लाजमी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी इस क्वाड्रेंट नंबर 3 में कोई भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो कर सकते हैं एज पर योर प्रोजेक्ट, या आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी टीम जो है डिसाइड करेगी, जो आपका मैनेजर डिसाइड करेगा। ठीक है जी, तो जब आपके पास प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड हो चुका, कंप्लीट हो चुका, तो इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, मीन्स कि जब आप पहली फेज में होते हैं, ये पहले फेज में होते हैं, तो पहला वर्जन आपका रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद क्वार्टर नंबर 3 में यहाँ पे देखें नेक्स्ट फेज के लिए प्लानिंग होती है। और प्लानिंग किसकी बेस पे होती है, कस्टमर को आपने रिलीज करती है, वो रिव्यूज देते हैं, वो यूज करते हैं, और जो भी उनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं या कोई भी इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट को टैकल नहीं कर पाए, तो उसको देखते हैं, आपको रिव्यूज देते हैं, और रिव्यूज के बाद दोबारा आप ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर प्रोग्रेस होती है, फिर अगेन आपकी जो एडिशनल फीचर्स हैं उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट की जाती है, और फिर डिजाइनिंग की जाती है, और इस तरीके से डेवलपमेंट की जाती है, फिर इसी के ये स्पाइरल चलता रहता है। तो हम ये एक एटरेटिव मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर लूप्स होती हैं, एटरेटिव काम करते हैं। तो बेसिकली ये स्पाइरल मॉडल है, यहाँ पे जिसे बताया गया है, स्पाइरल मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एटरेटिव मॉडल एंड वन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ठीक है ना, एक तो यहाँ पे डेवलपमेंट मॉडल आता है कोई ना कोई, और उसके बाद जो है ना ये एटरेशंस भी होती हैं। ठीक है ना, एटरेशंस भी होती हैं। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। इट कैन बी सीन एज इफ यू चूज वन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल एंड कंबाइंड इट विद द लाइफ साइकिल विद साइक्लिक प्रोसेस आइटरेटिव मॉडल्स। ठीक है जी, तो अब यहां पे चलते हैं। तो ये चीज भी मैं आपको सारी बता चुका हूं। ठीक है, कि रिस्क जो है ना
तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि दिस मॉडल considers risk which often goes unnoticed by most other models. The model starts with determining the objectives, जिससे कि फर्स्ट आपका जो quadrant है, and constraints of the softwares at the start of one iteration. ठीक है. Next phase is of prototyping, जो second quadrant है, prototyping the software. This includes risk analysis. अब पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रोटोटाइपिंग बनाते हैं कि कितनी हमारे पास आगे डेवलपमेंट फेजेस आएंगी, और हर एक फेज पे आप क्या कर रहे थे, रिस्क की एनालिसिस कर रहे थे, रिस्क आइडेंटिफाई भी कर रहे थे. देन वन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज यूज्ड टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर. तो उसके बाद क्या होता है कि आप एक जो थर्ड क्वाड्रेंट है वहाँ पे आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यूज करना होता है. इन द फोर्थ फेज ऑफ द प्लान, फोर्थ फेज में आप क्या कर रहे होते हैं, आप प्लान कर रहे होते हैं नेक्स्ट फेज के लिए. ठीक है जी. तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो हमारे पास ये जहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट हम कर रहे होते हैं, यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट होती है, तो यहाँ पे रिस्क को मैनेज करते हुए काफ़ी सारी हम लोग जो है कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन हम लोग करते हैं कि हमारे पास रिस्क हो कौन कौन से सकते हैं. जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये भी रिस्क हो सकता है कि हमारे पास कोई एम्प्लॉय छोड़ के भी जा सकता है. ये भी रिस्क हो सकता है कि हम अपनी टाइम को अंडर एस्टिमेट कर चुके हों. ये भी हो सकता है कि हम अपनी जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको गलत इंटरप्रेट कर गए हों. तो ये सारे के सारे सबसे पहले रिस्क की जो है आइडेंटिफिकेशन की जाती है. और जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो करने के बाद आप लोग क्या कर रहे थे, अपनी जितनी भी रिस्क आपके पास पॉसिबल रिस्क होते हैं उनको कैटेगराइज करते हैं. हाई रिस्क से लो रिस्क, लो डेंसिटी रिस्क की तरफ आप लोग इसको प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है. इसको कैटेगराइज करते हैं. और फिर उसके बाद जो है ना, कैटेगराइज करने के बाद फिर आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. मैनेजमेंट में क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो है वो सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क है उसको सबसे पहले टैकल करना है, और फिर उससे कम, और फिर उससे कम, इस तरीके से हाई से लो रिस्क डेंसिटी की तरफ आप लोगों ने चलना होता है. ठीक है. फिर इसके बाद आप लोग साथ साथ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं. तो ये भी हो सकता है कि आपको स्टार्ट में पता ना चलेगा कि कौन कौन से रिस्क हमारे पास पाए जाते हैं, और आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम न्यू रिस्क भी क्रिएट हो सकते हैं. तो इसके लिए भी आपने क्लोजली अपने जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल जहाँ पे स्पेशली यहाँ पे होगा उसको क्लोजली आपने मॉनिटर भी करते रहना है कि, और फुल इंटेंशन के साथ और रेडी रहना है कि कोई और भी रिस्क आए तो हम वक्ती तौर पे उसको उसी टाइम हैंडल कर सकें. ठीक है जी. तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पाइरल मॉडल है इसकी हमारे पास अगर हम देखें तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है. इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि एक तो हमारे पास जिस तरह यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, रिस्क की मैनेजमेंट कर रहे होते हैं. ठीक है ना. क्रिटिकल हाई रिस्क फंक्शंस आर डेवलप्ड फर्स्ट. जो हाई रिस्क फंक्शंस होते हैं वो फर्स्ट पहले उसको डेवलप किया जाता है. दिस मॉडल प्रोवाइड्स अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिस्क विदाउट मच कॉस्ट. तो इस पे जो है ना हमारे पास जब हाई रिस्क को पहले हम टैकल करते हैं, फिर उससे कम डेंसिटी की रिस्क को, तो इससे हमारे पास बहुत कम कॉस्ट लगती है रिस्क मैनेजमेंट के लिए. इसके अलावा इसके एक और भी फायदा है कि हमारे पास जो यूज़र होते हैं वो बहुत ज़्यादा इससे बहुत फ़ायदा लेते हैं. एक तो क्या है कि यूज़र्स कैन बी क्लोजली टाइड टू ऑल द लाइफ साइकिल स्टेप्स. कि हमारे पास जो यूज़र्स होते हैं, जितने भी हमारे पास लाइफ साइकिल स्टेप्स होते हैं, जितने भी ये लाइफ साइकिल स्टेप्स होते हैं, इसमें हमारे पास यूज़र जो होते हैं ये क्लोजली टाइड होते हैं. और यूज़र्स सी द सिस्टम अर्ली बिकॉज ऑफ द रैपिड प्रोटोटाइपिंग टूल्स. और हम क्योंकि सब स्टार्ट में ही प्रोटोटाइपिंग कर लेते हैं, माइंड में बैठा लेते हैं कि कौन कौन सी फेजेस आएंगी, उनके अंदर क्या कुछ हो रहा होगा, यहाँ पे समरी बना लेते हैं. तो इस वजह से जो हमारे पास यूजर्स होते हैं पहले से ही उनका माइंड सेट हो जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या कुछ फीचर्स होंगे, क्या कुछ होने जा रहे, कैसे काम करेगा, और वो दे कैन गेट हैबिचुअल, वो हैबिचुएट हो जाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के साथ. और इसके अलावा जो है ना हम यूज़र से अर्ली एंड फ्रीक्वेंट फीडबैक भी लेते रहते हैं यूज़र से. तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, और यूज़र्स को भी पता होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या कुछ होने वाला है. ठीक है. इसके साथ ही साथ
अच्छा, इसके साथ ही साथ ये लाजमी नहीं कि सारे के सारे इसके बेनिफिट हों, इसके जो है ना ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने लग जाएं तो उसमें है ना टाइम स्पेंट फॉर इवेल्युएटिंग द रिस्क टू लार्ज, तो हम रिस्क ढूंढने पे लग जाएंगे। छोटे प्रोजेक्ट में इतने ज़्यादा रिस्क होते नहीं हैं, तो हम उसकी जो ना रिस्क एनालिसिस में आइडेंटिफिकेशन, कैटेगराइजिंग और इन चीज़ों में पड़ जाएंगे, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और इस तरीके से जो है ना ये प्रोटोटाइपिंग करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम इसको छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा क्या है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ये जो स्पाइरल मॉडल है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। और तीसरा क्या है कि इसमें जो है ना इस मॉडल को यूज़ करते हुए हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें रिस्क एनालिसिस करनी पड़ती है और एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमारे पास एक्सपर्ट ना हो तो इस स्पाइरल मॉडल को हमारे लिए यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो आइए हम आगे देखते हैं कुछ इसका टेक्स्ट क्या कहता है। फंक्शंस ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स, ये हम चीज़ें देख चुके हुए हैं कि 4 क्वाड्रेंट कैसे फंक्शन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड, यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट गैदर की जाती हैं और सारे के सारे जो है ना जितने भी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस होते हैं वो यहाँ पे निकाले जाते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द रिस्क, तो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन आ चुके थे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे, तो इस जहाँ पे आके हम क्या करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ड्यूरिंग द सेकंड क्वाड्रेंट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस आर इवेल्युएटेड टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, और उस बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन से एसोसिएटेड जितने भी रिस्क होता है हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले रिस्क हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद कैटेगराइज करते हैं हाई रिस्क टू लो रिस्क डेंसिटी, और उसके बाद जो है ना हम सबसे पहले हाई रिस्क को टैकल करने की कोशिश करते हैं और फिर मेंटली मॉनिटर भी करते रहते हैं कि किसी भी टाइम कोई भी रिस्क आ जाए तो हम उसी टाइम उसको जो है हैंडल कर सकें। और यहाँ पे इसमें हम प्रोटोटाइपिंग भी कर रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पे प्रोटोटाइप इज बिल्ड एट द एंड ऑफ दिस क्वाड्रेंट, प्रोटोटाइप इज बिल्ड फॉर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन उसकी प्रोटोटाइप निकाली जाती है कि कितने स्टेप्स होंगे और हर स्टेप पे कौन कौन सी हमारे पास रिस्क होंगे। तो ये इस तरह की हम प्रोटोटाइप पूरे प्रोजेक्ट के लिए स्टार्ट में ही निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, हम अपने प्रोडक्ट का नेक्स्ट वर्जन जो है ना यहाँ पे डेवलप कर लेते हैं। पहला वर्जन पिछले रिलीज हो जाता है। ड्यूरिंग द थर्ड क्वाड्रेंट द आइडेंटिफाइड फीचर्स आर डेवलप्ड एंड वेरीफाइड थ्रू द टेस्टिंग, हम इसको रिलीज कर देते हैं। पिछले क्वाड्रेंट में हम कंप्लीट होने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट को रिलीज कर दिया था और हम अपने वेरिफिकेशन और टेस्टिंग के लिए अपने कस्टमर्स को दे दिया। एट द एंड ऑफ द थर्ड क्वाड्रेंट द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल। ठीक है, ये बेसिकली दूसरे वर्जन के बाद ही अवेलेबल होता है और तीसरे में बेसिकली हम रिव्यूज ले रहे होते हैं अपने कस्टमर से। रिव्यू एंड द प्लान ऑफ द नेक्स्ट फेज, तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट फेज की जो है प्लानिंग भी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रिस्क हैंडलिंग इन सॉफ्टवेयर मॉडल, स्पाइरल मॉडल में हम रिस्क कैसे हैंडल कर रहे होंगे। रिस्क इज एनी एडवर्स सिचुएशन दैट माइट इफेक्ट द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। तो क्या होता है कि रिस्क एक एडवर्स सिचुएशन होती है जो हमारे सॉफ्टवेयर की सक्सेसफुल कंप्लीशन में कोई इफेक्ट कर सकती है। लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरीके से हमारी टॉप मैनेजमेंट जो कोई कोर मैनेजमेंट छोड़ के जा सकती है, हम गलत रिक्वायरमेंट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम अपने टाइम को अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। इस तरह के जो हाई रिस्क होते हैं जो हमारी सक्सेसफुल कंप्लीशन को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्पाइरल मॉडल इज हैंडलिंग दीज अननोन रिस्क आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो उसके बाद जो है ना अननोन रिस्क होते हैं, उसको हैंडल करना ये स्पाइरल मॉडल की बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी है। सच रिस्क सॉल्यूशंस आर इजियर डन बाय डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप। अच्छा, तो ये हम इस रिस्क को कैसे हैंडल करते हैं, इजीली कैसे हैंडल हो सकते हैं जब हम प्रोटोटाइप बना लेते हैं। मींस के हमारे पास कितनी, हम पहले से एनालाइज कर लेते हैं कि कितनी हमारे पास आगे फेजेस होंगे डेवलपमेंट के और हर फेज पे कौन कौन सा रिस्क होगा
और क्या हमारे पास कोई रिस्क दूसरे रिस्क से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करता, या एक हम रिस्क को हैंडल करें कि क्या अगर हम एक फेज पे जा रहे हैं और इसके अंदर रिस्क को हैंडल कर रहे हैं तो क्या दूसरी फेज के साथ ये कोई कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करेगा। तो इस तरीके से प्रॉपर एक जो है हम लोग प्रोटोटाइप बना लेते हैं। इसके बाद क्या है, द स्पाइरल मॉडल सपोर्ट्स coping up with the risks by providing the scope to build a prototype at every phase of the software development। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रोटोटाइप बनाते हैं तो इससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी बताया कि प्रोटोटाइप मॉडल आल्सो सपोर्ट द रिस्क हैंडलिंग बट द रिस्क मस्ट बी आइडेंटिफाइड कम्प्लीटली बिफोर, ठीक है ना, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डेवलपमेंट वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट से पहले कम्प्लीटली हम लोग रिस्क, अच्छा ये होता है कि सारे के सारे रिस्क को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें। और अब क्या है, वाई स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड मेटाडेटा। स्पाइरल मॉडल को हम मेटाडेटा भी बोलते हैं। तो अब इसको हम मेटाडेटा क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसकी क्या वजह है। द स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड द मेटाडेटा बिकॉज इट सबसम्स ऑल द अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जिस तरह हमने डायग्राम के अंदर देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है, इसके अंदर हम इसकी जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो जो तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को जो है हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली ये सब सम करता है बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स को, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको मेटा मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। लाइक हम ये देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल सिंगल लूप स्पाइरल एक्चुअली रिप्रेजेंट द इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। और इसके बाद जो है ना, द स्पाइरल मॉडल इनकॉर्पोरेट्स द स्टेप वाइज अप्रोच टू द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही एक आसान चीजें हैं, तो इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसके बाद क्या है, द स्पाइरल मॉडल यूजेज द अप्रोच ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल by building a prototype at the start of the each phase as a risk handling technique। स्पाइरल मॉडल में हमेशा हम लोग प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी यूज कर रहे होते हैं कि स्टार्ट में ही सारे के सारे रिस्क जितने भी होते हैं हम उनको हैंडल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके भी जो है ना हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेजेस में क्या होता है कि इसकी रिस्क हैंडलिंग होती है, गुड फॉर द लार्ज प्रोजेक्ट्स, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद जो है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम यूज़र की एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको भी हैंडल कर सकें। और उसके बाद जो है ना हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों होती है, कैसे होती है? कस्टमर सेटिस्फाई इस वजह से होते हैं क्योंकि वो क्लोजली टाइड होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ। कस्टमर्स कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एज द अर्ली फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड दस दे हैबिचुएट विद द सिस्टम बाय यूजिंग इट बिफोर completion of the total project। तो प्रोडक्ट के कंप्लीट होने से पहले ही कस्टमर को पता चल जाता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ होगा। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस हैं, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स है तो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। स्पाइरल मॉडल इज़ नॉट सूटेबल फॉर द स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है। टू मच डिपेंडेबल ऑन रिस्क एनालिसिस, तो इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होता है रिस्क मैनेजमेंट पे। तो इस वजह से हमारे पास फिर एक्सपीरियंस पर्सन भी होने चाहिए डेवलपमेंट में या इस प्रोजेक्ट टीम में। और अगर वो हमारे पास एक्सपीरियंस लोग नहीं हुए तो इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस मॉडल को यूज़ करते हुए, क्योंकि इस मॉडल में हमने रिस्क एनालिसिस करनी होती है और रिस्क एनालिसिस के लिए अगर एक्सपर्टीज नहीं होंगी तो ये यूजलेस हो जाएगा हमारे पास मॉडल। इसके साथ ही साथ क्या होता है, डिफिकल्टी इन द टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है क्योंकि जो आपके पास the number of the phases are unknown at the start of the project। स्टार्ट में हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस पता नहीं होती, ठीक है ना, और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि कितना रिस्क अभी हम लोग टैकल कर चुके हैं, वो कितना रहता है। तो स्टार्ट में हमें पता नहीं होता अपनी जो है नंबर ऑफ फेजेस का। तो इस वजह से इस मॉडल में टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने जो है अपने टाइम को अंडर एस्टिमेट किया हुआ है या हमने तो हमें पता नहीं चलता कि हम इस मॉडल के थ्रू प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल है। हम नए लेक्चर में जो है इसके साथ ही हमारा लेक्चर ये कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने इस पूरे के पूरे जो चैप्टर है हम लोगों ने जो पढ़ा है इसकी सबसे पहले आपने इसको थॉरोली पढ़ना है। थॉरोली पढ़ने से पहले आपने इसकी एनालिसिस करनी है
कि इस पूरे के पूरे जो मॉडल है इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। तो टोटल हमने जो है 3 चीज़ें इस चीज़ के अंदर पढ़ी है। सबसे पहले स्पायरल मॉडल का बताया कि क्या चीज़ होती है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले तो जो है ना स्पायरल मॉडल के बारे में पढ़ा था कि ये बेसिकली इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है और ये कैसे दूसरे मॉडल से डिफर करता है। फिर हम इस डायग्राम के थ्रू हमने सारी की सारी इसके 4 क्वाड्रेंट को देखा। तो हर एक क्वाड्रेंट का कोई ना कोई खास मकसद है। स्पेशली ये जो हमने यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को देखा कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। यहाँ पे आपने ये ज़रा कैटेगराइज करना है कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है और रिस्क मैनेजमेंट हम करते कैसे हैं और ये प्रोटोटाइपिंग क्या चीज़ होती है। और आपने ये 4 क्वाड्रेंट को आपस में भी रिलेट करना है कि कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमने जो है एडवांटेजेस भी बताए हैं और एडवांटेजेस देखे हैं और डिसएडवांटेजेस देखें, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इसको सबसे पहले एनालिसिस करनी है पूरी सारी की सारी इस लेक्चर की स्लाइड्स की और उसके बाद आपने इसको पढ़ना है। तो इससे आपको जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कैच करना आसान हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।